वेलकम बैक नाज़रीन। बात बलूचिस्तान की, जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज जारी है और इस एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत कोशिशें तो बहुत कर रही है। इसके साथ ही साथ सूरत हाल कोयटा की आपको बताएं तो 3 रोज़ के बाद जो इंटरनेट सर्विस है उसको बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन तर्जुमान बलूचिस्तान जो शाहिद रिंद हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत जो रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। जो ये धरना है और BNP की जानिब से है, अख्तर मैंगल साहब इसको लीड कर रहे हैं। हमारे साथ बात करेंगे इस पर, मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लेकिन हमें अभी ज्वाइन किया है सदर जमहूरी वतन पार्टी नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी साहब ने। शाहज़ैन साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सर, एहतजाज को तो कंट्रोल करने की हुकूमत कोशिशें कर रही है, नेगोशिएशन की तरफ भी इशारे मिल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे और एहतजाज खत्म हो पाएगा? आज की सूरत हाल है, आप देखिए बलूचिस्तान में सरदार अख्तर मैंगल जो कि BNP के सरबराह हैं, यहाँ जमहूरी वतन पार्टी हमारी पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च और अमन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। ईद के पहले दिन बरहम बुगटी ने बात की थी कि बलूच खवातीन जिन्हें हिरासत में रखा है उनकी रिहाई कर दी जाए, और उनके बयान के और एहतजाज कॉल देने के चंद घंटे के बाद सिंध हुकूमत ने समीदीन बलूच को तो रिहा कर दिया, और बलूचिस्तान हुकूमत अभी भी स्टैंड स्टिल पे खड़ी है और वो कहते हैं हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे या बातचीत नहीं करेंगे। और आपको याद होगा कि कल की बात है, जमयत के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने भी ये कहा कि सियासत में जो बैठे हैं हमारे दोस्त हैं बलूचिस्तान में, हमने एक दरमियाना रास्ता बताया, वो दरमियाना रास्ता लेने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ शायद आगे जाके कुछ अरसे में न तो ये वो इस सूबे के वजीर आला होंगे, न वो सियासत करने में भी होंगे। नहीं, पर शाहज़ैन बात यह है कि आप तो महारंग बलोच गया है, तो ये चीजें बड़ी। शाहज़ैन, आप तो महारंग बलोच की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें ना, महारंग तो BLA के साथ खड़ी नजर आती हैं। महारंग तो BLA के साथ खड़ी नजर आती हैं। तनाज़ा तो शुरू हुआ जब जाफर एक्सप्रेस के हाईजैकर्स की लाशें वहां से उठाकर ले गई। तो अगर वो खुद को BLA का वारिस कहती हैं तो फिर आप भी BLA के वारिस हैं। देखिए, हमारा किसी तंजीम से जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट में है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारा ताल्लुक उनसे हो पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट, हमारा इस तरह के किसी गिरोह से ताल्लुक होता तो हम पाकिस्तान में अमल को बढ़ाने की बात ना करते। हम तो नेगोशिएशंस पे यकीन रखते हैं, हम तो बातचीत पे यकीन रखते हैं। आप जमात सरदार अख्तर मैंगल की जमात बातचीत पे अमल करती है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे यकीन रखती है। महमूद खान डेमोक्रेटिक सिस्टम पे यकीन रखते हैं, डॉक्टर मालिक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बात कर रहे हैं। आज तमाम लोग कहते हैं कि जी ये खवातीन को रिहा कर रहे हैं, क्या ये बात है जी आप BLA के हैं? ये तो बड़ी गैर मुनासिब बात है कि आप हमें और तमाम पॉलिटिकल पार्टी करें। हमारा क्या ताल्लुक है किसी से मूवमेंट से? पर अगर आपके डायलॉग की बात जो है वो तो दरअसल सेपरेटिस्ट से बात करने के लिए आप कह रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं उनसे बात करें। तो जो आप पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान के आइन पे यकीन नहीं रखता, जो बलूचिस्तान को अलहदा करने की कोशिश कर रहा है, उनसे बात करें। तो रियासत का मौक़िफ़ है कि उनसे कैसे बात हो सकती है? मेरे भाई, मुझे ये बताइए 2021 में तो हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था कि हम बातचीत करेंगे? मुझे ये बताइए, वो क्या था? रियासत ने नहीं कहा था, तब भी तो गवर्नमेंट और रियासत की मर्जी थी। बताया है कि अभी भी हमने जो ये बात की है, मुफ्ती और रियासत ने ये कहा था कि जो बात करना चाहता है हम उनसे बात करें। मतलब जिनसे बात करनी है वो पहले हथियार फेंकें फिर बात होगी, या वो पहाड़ों पर हथियारों के साथ मौजूद रहेंगे तो बात होगी? देखिए, बात ये है, बंदूकों के साथ तो किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं, किसी तरह के असले के साथ बातचीत हो। फिलहाल तो कोई बातचीत की बात ऐसी तो कोई नहीं है। बलूचिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में इन खवातीन की रिहाई की जाए, और किसी का खुदा न खास्ता किसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक हो तो कोई जमहूरी निज़ाम पे यकीन न रखते और इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करते।
पर आप जिन खवातीन की रिहाई की बात कर रहे हैं, उनके जलसों में, धरनों में बलूचिस्तान, अलहदा बलूचिस्तान का झंडा लहराया जाता है, बलूचिस्तान का अलग तराना बजाया जाता है। वो तो देखें, वो मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। देखिए हम मुल्क जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने कभी मुल्क की मुखालिफ बात नहीं की। अपने मुल्क में रहते हुए हक हकूक की बात की है, लोगों की बात की है, साहिल वसाहिल की बात की है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान बात की है। ये हमारा हक है अपने मुल्क में रहते हुए अपने हक की बात करना। हम तो अपना आईनी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आईनी एहतजाज रिकॉर्ड करना हमारा हक है और अमन एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। तो आपके भाई गिरफ्तार हुए हैं? जी, मेरे भाई को हिरासत में लिया गया है। डेरा बुगटी में कर्फ्यू लगा दी गई है। हजारों पुलिस के नौजवान दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ ला के हमने बताया कि भाई हम तो सिर्फ एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, एक एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज है। इसमें अगर आप बताइए हमारा एहतजाज करना मुल्क में मना है, फ्री स्पीच मना है, तो फिर शायद खुदा न खास्ता हमने कोई गलत अमल किया है तो वो बता दीजिए। जैन, महरंग बलोच समेत दीगर जो खवातीन हैं, आप उन लोगों को बेकसूर समझते हैं, ऐसे ही? हम तो ये बता रहे हैं कि अगर किसी ने कसूर किया तो अदालत में ले आए, अदालत में उन्हें ट्रायल करें। किसी ने खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की बात की है तो दे शुड बी ट्राइल्ड फॉर। हम उसको कतन मुल्क तोड़ने को सपोर्ट नहीं करते। हमारा मुल्क, दूसरी बात जानते हैं, वी वोटेड फॉर दिस नेशन, वी वोटेड फॉर कंट्री। आप इस चीज को तो झुटला नहीं सकते हैं। आपको शायद ये इल्म में है नहीं है। जी जी। अच्छा, ये आप बताएं कि आपको इसका सियासी, ये जो आप और अख्तर मेंगल साहब अब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए हैं। आपके बकौल डेरा बुगटी में उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है, अब कोयटा में उन्होंने कंटेनर्स रख दिए हैं। अगर मेरे बकौल नहीं, मेरे बकौल नहीं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये ऐसा हुआ है। मेरे बकौल तो सिर्फ मैं कह रहा हूँ ना, आप ग्राउंड पे पता कर सकते हैं कि ऐसा है या नहीं। अब इसका हल क्या है? मतलब ये तो एक ऐसा लगता है कि आपके और रियासत के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई है। आप लॉन्ग मार्च करने की जिद पर कायम है, वो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च नहीं करने देंगे। देखें, बात यह है कि हमारा रियासत से क्यों टकराव है। रियासत भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं एहतजाज, पुरअमन एहतजाज का हम हक रखते हैं। नहीं, पुरअमन एहतजाज अगर आपका जो है वो सेपरेटिस्ट की हिमायत में है तो फिर क्या करे रियासत? मैं तो मेरे भाई आपको 12 कह चुका हूं कि हम किस तरह से सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो आप किस तरह हमें लेबल कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि आप लोग बाजिम्मेदार लोग हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि हम सेपरेटिस्ट को, हमारा सेपरेटिस्ट क्या है? अगर खुदा न खास्ता हम उस सफ में खड़े होते तो हम जमहूरियत पे यकीन न रखते, हम जमहूरी निज़ाम पे हम डेमोक्रेटिक बनते। आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है आज आपकी बात सुन के कि यू आर ओवर एंड अगेन लेबलिंग पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। बेशक जैन, आईनी जमहूरी हक है आपका एहतजाज करना और बिल्कुल आईन इसका हक देता है, आपको एहतजाज करना चाहिए। अभी धरने की सूरत हाल क्या है? कितने लोग आपके साथ शरीक है धरने में? नहीं, आप जब क्रैकडाउन करेंगे किसी को बाहर जाने नहीं देंगे। हमने अपने लोगों को बड़ा क्लियरली बताया है कि इश्तियाल में ना आइए और पुरअमन एहतजाज था। अगर ये कर्फ्यू लगा के आपको नहीं छोड़ते हैं तो आप तसादुम की तरफ ना जाइए, आप अपने घरों पे रहिए। अच्छा, मुंतशिर कर दिया। अख्तर मेंगल साहब के लॉन्ग मार्च का आप हल क्या देखते हैं? उनको अगर कोयटा को कंटेनर्स लगा के बंद किया जाता है तो उनको वहीं बैठे रहना चाहिए जहां वो हैं या वो पेशकदमी करें? देखिए, उस बारे में तो सरदार अख्तर मेंगल इसका जवाब बेहतर देंगे। आपका मशवरा क्या होगा इस बारे में? क्या देखिए, हम तो आपस में जाहिर है सियासी तो हम आपस के, बट ये फैसला सरदार अख्तर मेंगल पे हम छोड़ते हैं। पर आप उनके लॉन्ग मार्च की हिमायत तो कर रहे हैं। देखिए,
हमारा तो लॉन्ग मार्च सेपरेट था ना, सरदार अख्तर मेंगल का तो लॉन्ग मार्च सेपरेट, हमारा तो लॉन्ग मार्च इन्होंने कर्फ्यू लगा के रोक दिया है, हमें तो बाहर निकलने पर ही नहीं दोनों दिया। के हमारे तो मुतालबात भाई तो, को सूबाई सदर है हमारे, उनको अरेस्ट करके ले पर गए हैं। आपके और उनके मुतालबात एक ही हैं, आपके और उनकी कॉज एक ही है, चाहे अलहदा अलहदा है, पर आप दोनों एक ही मुतालबा कर रहे हैं ना। ओ भाई, मेरे भाई बात सुने, बलूचिस्तान मुतालबा क्या है कि फॉर्म 47 मुस्तरद फॉर्म 47 को हटाया जाए, ये अवामी नुमाइंदगी है, तो इसमें आप बताएं इसमें गलत क्या है, क्या ये गलत है? जैन टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट तभी है नहीं, ना, फॉर्म ऐसी पर टाइमिंग्स आपने पे जैन हुकूमत के पिछली कभी खिलाफ दफा ऐसा जाना। इलेक्शन जब, आपने पाकिस्तान की तारीख में देखा है? नहीं कभी पर आपने की तारीख में आपने ऐसा इलेक्शन देखा है कि जो लोग काउंसलर नहीं बन सकते हैं वो लोग सूबे को चलाएं, सूबे पे मुसल्लत किए जाएं, फिर आप कहते हैं कि लोग गिला भी ना करें, रिश्वत का बाजार गर्म है। आप जरा देखिए, बॉर्डर ट्रेड ये लोग कर रहे हैं, स्मगलिंग ये लोग कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत, ईरान से ऑयल ट्रेड ये लोग कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग खामोश रहें। बलूचिस्तान के लोग बात करते हैं तो आप उन्हें लेबल करते हैं कि आपका बीएलए से कोई संबंध तो नहीं है, आपका दूसरे तंजीमों से संबंध तो नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारा खुद इस तरह की तंजीमों से क्या ताल्लुक हो सकता है? नहीं, पर शाहजैन पिछला इलेक्शन बाप पार्टी जीती थी तो तब भी कहते थे कि बाप पार्टी को बाप ने जिताया है, और बाप के बगैर बाप पार्टी ना बन सकती थी ना बाप पार्टी जीत तो सकती बाप थी। को बनाया किसने? आप मुझे बताएं, बाप पार्टी का वजूद कहाँ से आया है? आप मुझे ये बता दें कहाँ से आया था? तो इस बार आप कहते हैं कि फॉर्म 47 है, तो फिर ये मसाइल तो बलूचिस्तान मैं के नहीं वो, कहता, मैं नहीं कहता पूरा, मैं नहीं कहता, प्लीज डू रिमेम्बर दिस, पूरा मुल्क कहता है। नॉट, इट्स नॉट शाहज़ैन बुख्ती, दिस इज पाकिस्तान। 22 करोड़ आवाम कहती है, शाहज़ैन बुख्ती नहीं कह रहा अकेले। लेकिन बलूचिस्तान में आप देखें वहाँ पे तो 22 के करीब सरदार जो हैं अरे वो वजीर भाई, आला, अगर बलूचिस्तान में मैं देखूं तो 22 के करीब सरदार जो हैं वो बलूचिस्तान के वजीर आला रहे हैं, और नॉन सरदार सिर्फ 4 हैं जो वजीर आला रहे हैं। अगर आज कोई बलूचिस्तान की महरूमियों की बात है तो उसके जिम्मेदार तो वो 22 वजीर आला हैं ना, सरदार हैं जो वजीर आला रहे हैं। क्या हम अच्छा 4 मुझे नॉन ये सरदार को बताइए, जिम्मेदार ठहरा देंगे? क्या मुझे मुझे ये बताइए, जो बलूचिस्तान के 22 वजीर आला सरदार आपने गिनवाए हैं, क्या उन 22 वजीर आला ने ये कहा था कि वफाक को कि आप बलूचिस्तान की महरूमी में आप पेश हों, कि बलूचिस्तान की गैस रॉयल्टी जो 9,000 अरब बनती है 1950 से लेके आज तक, वो आप अदा ना करें? बलूचिस्तान की रॉयल्टी के जो पैसे हैं, जो पंजाब से गैस निकलती है उसकी रॉयल्टी का अलग रेट होगा, सिंध का अलग होगा, और बलूचिस्तान का सबसे क्या ये उन 22 ने लिख के दिया था वफाक को कि आप हमारे साथ ऐसा करें, आप हमारे साथ हमारे लोगों को मजीद महरूम करें? क्या उन्होंने ये रुकावटें डाली थी? क्या उन्होंने ये ख्वाहिश कर दिया था कि आप ये ना कीजिए या आप ये कीजिए हमारे साथ? आप तो बड़ी हैरान कौन कर रहे हैं अपनी सरजमीन के लोगों के लिए जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है। क्या आप उनकी महरूमियों में इजाफा करेंगे या उनकी महरूमियां कम करेंगे? जब आपकी चीजें वफाक आपको वो कहते हैं जी है ही नहीं, है ही नहीं। आपको याद होगा हमने अगेन हमारी पार्टी ने इस बात को हमेशा सामने किया है, और बाकी पार्टीज भी। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं वैसे प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा हूँ। आप इसका ग्राउंड चेक करा सकते हैं कि वफाक के पास बलूचिस्तान की बकायाजात के मद में, गैस मद में कितने अरब, कितने हजार अरब रहते हैं, वो दे दें तो बलूचिस्तान में तो बहुत नॉर्मल हो जाएंगी। कनेक्टिविटी, हमने अपने हुकूमत में सिर्फ इमरान खान के दौर में ये बात की थी कि जी बलूचिस्तान को एक मोटरवे दे दें, एक मोटरवे तो दे दें। बलूचिस्तान में तो वो नहीं है, जाल भी कहीं और बिछाया जाता है। क्या बलूचिस्तान के 22 मुख्तलिफ वज़ीर आला उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की KPI IDP लाया जाए, बलूचिस्तान में तरक्की जाए? आप बलूचिस्तान से देते, बलूचिस्तान में तरक्की कराते, आप मोटरवे बनाएं, आप बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाएं, पीने का पानी दें, बिजली दें। अब आप मुझे बता दें किसने किस फॉरम पे मुखालफत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? जब आप देते नहीं है फिर आप गिला करते हैं कि ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। 18वीं तरमीम के बाद तो ये सब काम सूबाई हुकूमत ने खुद करने हैं जी। अगर आप पैसे देंगे तो सूबाई हुकूमत कुछ कर सकेगी, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो किस तरह से सूबाई हुकूमत करेगी? सूबाई हुकूमत का जरिया आमदन कोई दूसरा है। तो आप बता दें, जो ये अपना है गैस रॉयल्टी है, जो सबसे
सबसे बड़ा हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता, वो तो हमें आज मिले नहीं है। जब देंगे तो उसके बाद कुछ करेंगे। आप ये पैसे दिलवा दें, डेवलपमेंट ना हो, मैं जुर्मदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। आप मेहरबानी करेंगे, हमें दिलवा देंगे पैसे बलूचिस्तान को। बहुत शुक्रिया बहुत शाहजैन शुक्रिया। बुख्ती हमारे साथ बात करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात क्रिकेट मैच के हवाले से, पाकिस्तान को तीसरे वनडे में भी शिकस्त का सामना न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया, जबकि न्यूजीलैंड ने ये तीसरे वनडे में भी पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त देकर तीनों मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश किया है। बात इस पर होगी, मुज़म्मिल सौरवर्दी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं याहिया हुसैनी। याहिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। याहिया, अच्छी खबरें तो हमें कहीं मुश्किल से ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मिलती हैं। दिन ब दिन जो हालत है वो बिगड़ती चली जा रही है। क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान की जो अवाम है, या हम सीनियर प्लेयर्स को खिलाते हैं, हार जाते हैं, बाहर बिठाते हैं, हार जाते हैं। आप बताएं करें क्या? नया टैलेंट लाते हैं, मैच हार जाते हैं, पुराने टैलेंट को वापस लाते हैं, मैच हार जाते हैं। जीत का तो कोई फॉर्मूला नहीं है अब पाकिस्तान में। किसकी नजर लगती है? सबसे पहले तो सना आपका बहुत शुक्रिया, और मोहतरम मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको मेरा बहुत बहुत सलाम। और एक बात तो मेरा ख्याल है कि जो आपका सवाल है कि हम पुरानों को खिलाएं तो नहीं जीतते, नए को खिलाएं तो फतह के दरवाज़ा खोल नहीं पा रहे। तो एक बात तो आपको समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है, और ऐसा बहुत कम होता है कि मैच टाई हो जाए। तो ये तो एक सिंपल फार्मूला है कि मैदान में शिकस्त और हार जो है वो बुनियादी अंसर हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अगर इस चीज से पाकिस्तान क्रिकेट को नत्थी करेंगे कि हम जीतेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम हर बार जीत नहीं सकते। नहीं, पर हम मुसलसल या नहीं, एक पैरामीटर मैच हारना, दो हारना, 2 साल से हार ही रहे हैं। हाँ, यस, मेरा मतलब जीत की तो नायाब हो गई जीत। उम्मीद। देखिए, मेरे लिए ये सब कुछ हैरानकुन नहीं है। आपको शायद इस बात का इदराक ना हो कि ये हमारी वनडे क्रिकेट में मुसलसल छठी नाकामी है। अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये हमारा छठा मैच है जो हम जीत नहीं पाए हैं। तो यहाँ कहानी कुछ इस तरह है कि आज मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात का माउंट मांगनोई में तीसरे एक रोजा मैच के बाद एतराफ किया कि टीम को प्रोफेशनलिज्म की बहुत शिद्दत के साथ जरूरत है। और आप जो बात कर रहे हैं नाकामी की और फतह की, इसलिए हमको बहुत ज्यादा उदासी हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा हम मायूस हो गए हैं कि कराची से खैबर तक पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खेल बचा है जिस पर कौम मुत्तफिक है, जिसको लोग समझते हैं, जिससे प्यार करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में और भी खेल खेले जाते हैं, लेकिन वहां पर रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इस खेल में इस हद तक पॉलिटिक्स आ चुकी है कि जितनी हमारी पार्लियामेंट में नहीं है। तो इन चीजों को ठीक करे बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। नहीं, आपके पास सियासी जमातें आपने सियासत मेरे कर नहीं साथ पा आज रही। सियासी बात नहीं करनी। बाबर आजम सियासत करता है, रिजवान सियासत करता है, शाहीन अफरीदी सियासत करता है। कौन सियासत कर रहा है, हमें समझ आनी चाहिए। देखिए मुजम्मिल साहब, कहानी कुछ इस तरह है कि वो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि 2-4 लफ्ज कह के मैं खामोश हो गया। वो मुस्कुरा के बोले बहुत बोलते हो तुम। तो मैं किसी का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहूंगा। आप भी इस दश्त की स्याही में अपने बालों को सफेद कर चुके हैं। आपको भी बेहतरीन तरीके से इदराक है कि शॉट कौन खेलता है, खिलाता कौन है, और शिकस्त का मलबा किसके ऊपर डाला जाता है। मैं सिर्फ आसान उर्दू में आपके सामने इस चीज को शेयर कर रहा हूँ कि आपने एक स्टेप लिया ना, आपने T20 सीरीज में नए खिलाड़ियों को मौका दिया। देखिए, वो कहते हैं कि मोटे को देख के डरना नहीं चाहिए और पतले को देख के लड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो हमारी क्रिकेट के साथ सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यहाँ पर हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैं सिर्फ क्रिकेट की टीम की हद तक बात कर रहा हूँ, कि मुंतखब नहीं कर पा रहे। जब पाकिस्तान क्रिकेट में वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज उनको नहीं खिला रही और वो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही हाल होगा। वो खिलाड़ी जिसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तान नहीं बना रहे, वो जो पाकिस्तान को कप्तान करेगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल होगा। वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर रहा है उसको आप ड्रॉप कर देंगे, और वो खिलाड़ी जो कुछ नहीं कर रहा उसको आप जब टीम में शामिल करेंगे तो इन्हीं नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा। अच्छा, वो सर्जरी का क्या बना? अब छोटी सर्जरी थी, फिर बड़ी सर्जरी थी,
फिर उससे बड़ी सर्जरी होनी थी। बेहतरी के इम्कान ये सर्जरियां कहाँ तक पहुंची हैं? सर सर्जरी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम हर बार जो है वो गाड़ी जब पंक्चर हो जाती है तो हम पंक्चर लगाने के बजाय जो है वो टायर तब्दील कर रहे हैं। और कभी कोच तब्दील हो रहा है, कभी सेलेक्टर तब्दील हो रहे हैं, कभी कप्तान तब्दील हो रहा है, कभी खिलाड़ी तब्दील हो रहे हैं। और हमको लगता है कि इस तरह नाम बदल के, चेहरे बदल के हम शायद शिकस्त को जो है वो परे धकेल देंगे। इस सीरीज में जो सबसे बड़ा रोना है वो ये था कि जी हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक के ऊपर हम खेल नहीं पा रहे। सुबह जब 11 बजे मैच स्टार्ट होता है, ओवरकास्ट कंडीशन होती है, पिच गीली होती है, तो हम टॉस जीत के बॉलिंग करके ही नताइज हासिल कर सकते हैं। तो भाई उन्होंने तो गीली पिच के ऊपर भी आपको तिगनी का नाच नचा दिया। आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में जाकर हम डिलीवर नहीं कर सके, तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही थी, यहाँ आपने कौन से, मेरा मतलब है कि पहाड़ सर कर लिए, उबूर कर लिए, आप वेस्ट इंडीज से होम ग्राउंड पर हार गए। तो ये इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो ग्राउंड में खेल रहे हैं, जिनको आप मुंतखब कर रहे हैं, उनके पास हर चीज का एक्सक्यूज है सिवाय अपनी नाकामी के, सिवाय अपनी खराब कारकर्दगी के। आप उनसे सवाल करेंगे, वो उल्टा आपसे सवाल कर देंगे। अच्छा नहीं, या ये सब इन सब को बाहर बैठा के 11 नए खिलाड़ी खिला लें, फिर भी जीत तो फिर भी नहीं मिलती है। वो तो करके देख लिया ना एक्सपीरियंस। क्या कर दें, क्रिकेट मैच बंद कर दें कुछ अरसे के लिए, खिलाड़ियों को खेलना? नहीं, कुछ बंद करने की सना, कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस और सिर्फ एक चीज का आपको टीम को इदराक देना पड़ेगा कि भाई प्रोफेशनलिज्म, जो खेलेगा वो रहेगा, जो नहीं खेलेगा वो बाहर होगा, चाहे वो जितना बड़ा नाम हो, जितना बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन आपने हर मैच में परफॉर्म करना है। नहीं, आपका ख्याल है कि प्लेयर्स ने पीसीबी को अपने नीचे लगाया हुआ है या पीसीबी ने प्लेयर्स को नीचे लगाया हुआ है? प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं क्रिकेट को या पीसीबी कंट्रोल कर रहा है? सर वो एक बड़ा पॉपुलर गाना है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो कभी वो कभी ये, बाकी आप समझदार हैं। नहीं देखें, बाबर आजम को हमने बाहर भी बिठा लिया, तो हम मुसलसल क्यों नहीं बाहर बिठाते, वापस अंदर क्यों लाए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए यही सबसे बड़ा मसला है। आप जिसको बाहर निकाल रहे हैं उसको आप वापस किस बुनियाद पे ऊपर लेकर आ रहे हैं? शादाब इसकी प्राइम एग्जांपल है कि जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ नहीं किया, उसको आप बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में लेकर आ गए। बड़े नामों को छोड़ दीजिए, आप बाबर आजम को छोड़ दीजिए, रिजवान को छोड़ दीजिए, शाहीन आफरीदी को छोड़ दीजिए, शादाब को छोड़ दीजिए, मुजम्मिल साहब आपकी क्रिकेट कैसे सरवाइव करेगी? जिन लड़कों ने 500 रन नहीं किए हुए, जिसने 5 विकेटें नहीं ली हुई, जिसने 50 रन नहीं किए हुए, माजरत के साथ जब वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट होंगे तो फिर ऐसे ही नताइज जाएंगे। नहीं, पर्ची चल रही है, या कोई कौम पे भी जिम्मेदारी है आपकी। कौम के क्रिकेट के तलकात अपनी जगह आपके सबके साथ, कोई कौम को सच बताने का भी फर्ज है आपके ऊपर। पर्ची चल रही है, अंधे हो गए हैं सारे, क्या हो रहा है? कोई, मेरा मतलब है लॉटरी के टिकट निकल रहे हैं लोगों के, क्या हो रहा है? सर वो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि न खंजर उठेंगे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए किस किस को आप बाहर करेंगे। नहीं, पर लोग पर्ची पर सिलेक्ट हो रहे हैं। नहीं, मैंने आपको आसान उर्दू में कह दिया ना, जब तक आप शफाफियत नहीं लेकर आएंगे। राइट, नहीं, देखें, शफाफियत लाने के लिए फिर हमें उसकी निशानदेही करनी पड़ेगी जो शफाफ काम नहीं कर रहा। मेरिट पर क्या हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो शफाफियत पर टीम नहीं सिलेक्ट कर रहे? देखिए सर, मैं दोबारा से आपको बोल दूं, ये जो हमारे पास सिलेक्टर हैं, अजहर अली हो गए, आकिब जावेद हो गए, जो उबूरी कोच भी हैं, जो सिलेक्टर भी हैं, असद शफीक हो गए, अलीम डार साहब हो गए, बहुत बड़ा नाम है। आपने चीमा साहब को रखा हुआ है, कहते हैं माहिर आदाद शुमार हैं, लेकिन वो कौन से आदाद शुमार हैं जिस पर टीम मुंतखब हो रही है आज तक हमें पता चला नहीं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा कोच नहीं हो सकता, जो अच्छा कप्तान है वो अच्छा सिलेक्टर नहीं हो सकता। इस चीज को भी आपको अपने जहन से निकालना होगा। मसला पाकिस्तान क्रिकेट का ये है, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं वो क्रिकेट बोर्ड में जब जाते हैं उनको सब लगता है ठीक है, दूध की नहरें बह रही हैं। जब वो क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं वो ये नहीं पूछते कि आप मुझसे काम क्या लेंगे। जब क्रिकेट बोर्ड उनको रखता है तो क्रिकेट बोर्ड को नहीं पता होता इनसे काम क्या लेना है। जब क्रिकेट बोर्ड उनको निकाल देता है तो वो बाहर निकल के जो है वो टेलीविजन पर बैठकर ये बात करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो फिर क्रिकेट बोर्ड उनको अपने साथ कनेक्ट कर लेता है। देखिए, हम इसको ऐसे कंपैरिजन कर लें कि मोहसिन नकवी से पहले तो टीम की इतनी बुरी हालत नहीं थी। मोहसिन नकवी से पहले टीम की बुरी हालत थी या नहीं थी,
लेकिन वो ये कहते हैं कि जी माजी में नजम अजीज सेठी हो, चौधरी जका अशरफ हो, उनका कहना ये है कि भाई हम तो जो है वो दफातर में बैठकर काम करने वाले लोग हैं, हम तो ग्राउंड के अंदर नहीं खेल रहे। तो लेकिन कौम तो सवाल करेगी आपसे, क्योंकि पाकिस्तान में वजीर आजम के बाद जो सबसे ज्यादा ओहदा जिसके हवाले से लोग बात करते हैं वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का है। और आपको पता है कि दुनिया के बाकी क्रिकेट मुल्कों के अलावा हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, अब जिम्मेदार पीसीबी का चेयरमैन नहीं होगा हार का? नहीं, बिल्कुल सवाल करना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने कप्तान बदले, जिस तरह मैंने आपको कहा कि सिलेक्टर बदले, कप्तान बदले, कोच बदले, तो बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी तरफ कौन देख रही है। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी हैं, माशाल्लाह अब तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह भी बन गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए, भारत को उन्होंने इस बात पर कायल किया कि तुम नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे, ये इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन कौम उनसे सवाल कर रही है क्योंकि वो सरबराह हैं क्रिकेट बोर्ड के। टीम डिलीवर नहीं करेगी उनको, जिस तरह माजी में उन्होंने कहा कि मैं जनाब सर्जरी कर दूंगा, मैं जनाब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो अब कौम उनकी तरफ देख रही है कि आप क्या करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे बेहतर करेंगे। वक्त चाहिए तो वक्त मांगिए, ठीक कैसे करना है चीजों को लोग जानना नहीं, वो कहते हैं नीचे टैलेंट ही नहीं है, ये सारा नीचे टैलेंट खत्म हो गया है, नीचे टैलेंट नहीं है, ना नीचे को फास्ट बॉलर है, ना नीचे को बैट्समैन है, ना विकेट कीपर है, ना फील्डर है। वो कहते हैं नीचे कुछ नहीं है, पाकिस्तान रेगिस्तान हो गया क्रिकेट पे। नहीं मुजम्मिल साहब, अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं होता तो फिर ये टीम कैसे बनती? बाबर आजम को आपने निकाला, शाहीन आफरीदी को आपने निकाला, रिजवान को आपने निकाला, तो कोई ना कोई तो खेल रहा है ना। लेकिन इससे बढ़कर आपको फैसला करना होगा, आपको थोड़े से कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सिर्फ टीम की सर्जरी की जरूरत नहीं है, टीम में एहतिसाब के अमल की जरूरत नहीं है, कोच का भी एहतिसाब होना चाहिए, सेलेक्टर का भी एहतिसाब होना चाहिए। और सिर्फ बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट की कामयाबी की जमानत नहीं है, इस बात को समझना होगा। ये नाकामी हम सब की नाकामी है, ये फॉर्मर क्रिकेटर्स की नाकामी है, ये क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है, ये खिलाड़ियों की नाकामी है, ये मीडिया की नाकामी है। इस नाकामी में सबका हिस्सा है। नहीं पर और अगर पाकिस्तान में लोग सवाल करते हैं बाबर आजम को 2 साल के लिए बाहर बिठा दें तो ठीक हो जाएंगे मामला। ये बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, ये जो हारिस, जो बड़े नाम हैं, अगर हम 2 साल के लिए इनको टीम में ना रखें तो नताइज में कोई फर्क तो नहीं आएगा। ये खेलें भी तो वही नताइज हैं, 2 साल में नई टीम बन जाएगी। वो कहते हैं फिर मुजम्मिल साहब, आपने जिन लड़कों के नाम लिए हैं, इनके होते हुए आप T20 के 3 वर्ल्ड कप हार गए हैं, एक एशिया कप हार गए हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी हार गए हैं, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप हार गए हैं। तो मेरा ख्याल है काफी है इतना। तो अब दूसरों की तरफ देखना चाहिए। ये तो परफॉर्मेंस गेम है, ये तो क्रिकेट का वो खेल है जिसको टीम गेम कहते हैं। जो परफॉर्म करेगा वो आपके साथ चलेगा। आपकी गाड़ी में 4 टायर होते हैं, एक टायर प्रॉब्लम कर रहा, आखिरी सवाल, हमारी टीम में इस वक्त कितने कप्तान हैं जो कप्तान बनना चाहते हैं? इस वक्त कितने लोग हैं जो कप्तानी की दौड़ में शामिल हैं और चाहते हैं ये कप्तान फेल हो जाए तो मैं कप्तान बन जाऊं? हमारी टीम को कप्तान की जरूरत है, कायद की जरूरत है, लीडर की जरूरत है। नहीं, इस वक्त कितने कप्तानी की रेस में कितने खिलाड़ी हैं जो एक कप्तान को फेल करके खुद बनना चाहते हैं? मुजम्मिल साहब, जो खुद फेल है वो दूसरे को क्या फेल करेगा? और यही आपको नहीं लगता और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो पीसीबी का चेयरमैन है वो किसी भी साबिक क्रिकेटर को होना चाहिए? कोई साबिक क्रिकेटर क्या ऐसी जिम्मेदारी को संभालने से कासिर है, या हम ही ऑफर नहीं करते? कहाँ पे कमी नजर आती है आपको? देखिए सना, माजी में बड़े तल्ख तजुर्बात रहे हैं पाकिस्तान के। ये जो आप फॉर्मर क्रिकेटर की कहना तो बहुत आसान है, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। एजाज भट्ट साहब को, वो भी फॉर्मर क्रिकेटर थे। रमीज हसन राजा, ये भी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर थे, लेकिन वो किसी शायर ने खूब कहा है ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो इस क्रिकेट को आप कह रही है ना, बिल्कुल भी किसी, क्योंकि लीडरशिप की कमी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, टैलेंट की कमी होती, चेयरमैन ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और टैलेंट की कमी होती तो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप ना आता। नहीं, यहाँ नॉन क्रिकेटर या क्रिकेटर की बात नहीं है। यहाँ जो इर्द गिर्द लोग हैं ना चेयरमैन के, चेयरमैन को उनकी तरफ देखने की जरूरत है, अपने एडवाइजर बदलने की जरूरत है। मोहसिन नकवी साहब को अपने एडवाइजर बेहतर करने की जरूरत है। वो तो वो अच्छा जिन लोगों के साथ उन्होंने शानदार पंजाब गवर्नमेंट चलाई है, उन्हीं को वो पीसीबी में ले आए हैं कि ये शानदार टीम है। मैंने आपसे कहा ना, मोहसिन नकवी साहब को अपने एडवाइजर तब्दील करने की जरूरत है, अच्छे एडवाइजर रखने की जरूरत है। जो ये इस वक्त नाकामियों के भंवर में वो आ गए हैं, उनसे निकालें, उन पॉलिसीज को चेंज करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू सो मच। मुज़म्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे सना के ऐवान को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।